बच्चे लास्ट लेक्चर में हमने कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट किया था। कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट बेसिकली हमने करा था कि कस्टमर का रोल क्या है हमारे लॉजिस्टिक्स के सारे नेटवर्क पे, हाउ कंपनीज और अ फर्म प्रोड्यूस द गुड्स एंड प्रोवाइडेड इट टू देयर कस्टमर, कि कैसे हमारे जो कस्टमर है उन तक फाइनल प्रोडक्ट पहुंचता है थ्रू ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग, हर चीज। मतलब ट्रांसपोर्टेशन हमें हर चीज के लिए चाहिए। मतलब हम लॉजिस्टिक्स में अगर इंक्लूड करते हैं तो बेसिकली वो हमारी वेयर हाउसिंग आती है, मटेरियल हैंडलिंग आती है, देन इट इज अ मींस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। सो अगर हमें रॉ मटेरियल अपनी फैक्ट्रीज पे मंगाना है, इवन देन वी नीड ऑल दीज थिंग्स। अगर हमने आगे रॉ मटेरियल का फिनिश गुड बना के उसको आगे फैक्ट्रीज से अपने कस्टमर तक पहुंचाना है, इवन देन वी नीड अ लॉजिस्टिक्स। सो लॉजिस्टिक इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन ऑल द मार्केटिंग। और जितना भी हम रिटेलिंग, अकेला रिटेलिंग का बिजनेस ही नहीं, रिटेलिंग के अलावा जितने भी आपकी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं, कोई आपकी जहाँ पे आपकी प्रोडक्शन हो रही है, हर वहां पे कोई रिटेलर के पास, कोई होलसेलर के पास, विदाउट लॉजिस्टिक्स इट इज नॉट पॉसिबल कि सामान जो है वो टाइम पे पहुंच सके। अगर उन लोगों के पास सामान टाइम पे नहीं पहुंचेगा तो वो आगे अपने कस्टमर को टाइम पे डिलीवरी नहीं दे पाएंगे, एंड ओवरऑल जो उनको डिले होगा इन ऑल दिस प्रोसेस, वो हमारा लॉस में डिफाइन किया जाता है कि हाँ, टाइम का लॉस होता है, रेवेन्यू का लॉस होता है। सो लॉजिस्टिक्स जो है वो बड़े इंपॉर्टेंट है। सो बेसिकली ये जो आपका टॉपिक है दैट इज लॉजिस्टिक फंक्शंस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्ट्रीब्यूशन को डिफाइन करेंगे, दैट इज व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट। जैसे कि इसका नाम है, वी ऑल नो कि डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स व्हेन वी डिस्ट्रीब्यूट थिंग्स। डिस्ट्रीब्यूट बेसिकली मीन्स जब हमने अपना प्रोडक्ट अपने मैन्युफैक्चरर से होलसेलर ने आगे रिटेलर को देना है, रिटेलर ने आफ्टर उसके बाद जो है वो कस्टमर को प्रोवाइड करना है। So basically your distribution management can be defined as that arm or a wind of management which serve as a link between procurement। procurement का मतलब होता है जब हम रॉ मटेरियल को एक्वायर करते हैं, जब हम रॉ मटेरियल को मंगवाते हैं, that term is defined as procurement। manufacturing means when we are constructing or when we are producing something, that is manufacturing। after then our marketing, sales, finance, proper functioning of which synergize the effect of all the activity। बच्चे synergy जो word होता है that means हम normally करते हैं कि 2+2 जो होता है that is equal to 4। बेसिकली जो हमारी synergy होती है वो क्या होता है, that 2+2 is equal to 5 means when we combining the effort of two things then it comprises of adding some value in द प्रोडक्ट। कि हमने दो चीजों को कंबाइन किया है, कंबाइन करने से उसका भी इफेक्ट मिलेगा, उसका भी इफेक्ट मिलेगा, प्लस उन दोनों का कंबाइन इफेक्ट भी मिलेगा, दैट इज कॉल्ड एज अ सिनर्जी। अब डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट में देखो, एक डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट इज अ लिंक, वो एक ब्रिज है किस चीजों के बीच में। व्हेन वी प्रोक्योरिंग समथिंग, हम कोई चीज बना रहे हैं, हम कोई चीज मंगवा रहे हैं, हम कोई चीज सेल्स के लिए दे रहे हैं, हमने फाइनेंस अरेंज करना है, इन सबको कंबाइन करके एज अ वन फंक्शन इसका क्या इफेक्ट निकलता है, दैट इज योर डिस्ट्रीब्यूशन। and the absence of which cannot reduce the efficiencies but can leads to chaos in the organization। अगर हमारी डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट इफेक्टिव नहीं होगी, अगर वो प्रॉपरली एक ऑर्गेनाइजेशन में नहीं होगी, तो दैट इज बट ऑब्वियस कि हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी है वो रिड्यूस करेगी और प्रॉब्लम्स क्रिएट होने शुरू हो जाएंगी। तो chaos बेसिकली मीन्स द प्रॉब्लम्स विच वी आर फेस ड्यूरिंग द वर्किंग इन अ ऑर्गेनाइजेशन। सो डिस्ट्रीब्यूशन इज सिंपली कि हम एक लिंक क्रिएट करते हैं बिटवीन, हमने सामान लेके आना है, देन हमने सामान को मैन्युफैक्चर करना है रॉ मटेरियल से, उसके बाद सामान को आगे सेल्स के लिए भेजना है, जो हमारा रेवेन्यू आएगा उसको हमने कलेक्ट करना है। ऑल दिस आर कंप्राइजेस इन वन वर्ड, दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट। देन द अनदर इज लॉजिस्टिक्स। लॉजिस्टिक्स अभी हम बार बार बात कर रहे हैं, लॉजिस्टिक्स लॉजिस्टिक्स। व्हाट इज लॉजिस्टिक? बेसिकली इट इज अ साइंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग अ डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। जो हमने अभी पीछे पढ़ा, दैट डिस्ट्रीब्यूशन इज अ लिंक बिटवीन ऑल द एक्टिविटीज इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो वो उस लिंक को, उस फंक्शन को प्रॉपरली मैनेज करने की आर्ट को, साइंस को वी डिफाइन इट एज अ लॉजिस्टिक्स। सो एनी मार्केटिंग ऑर्गेनाइजेशन make it profit through a combination of activities which include sales, cost of sales, gross margins and distribution। अगर हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की मार्केटिंग की बात करें, कोई भी फर्म है, कोई भी कंपनी है, अगर हम उनकी मार्केटिंग को कंसीडर करें तो वो क्या चेक करते हैं बच्चे, कि हमें प्रॉफिट हो। हमारी हर ऑर्गेनाइजेशन दैट इज उनका मेन ऑब्जेक्टिव जो होता है, इट इज अ प्रॉफिट मेकिंग। हर किसी को प्रॉफिट कमाना है।
बट अब जो प्रॉफिट है वो होगा कहाँ से? बाय कंबाइनिंग द एक्टिविटीज जिसमें हमारी सेल्स आती है। सेल्स, जब हमारी कंपनी की सेल्स होंगी ऑफ कोर्स तभी हमें प्रॉफिट होगा। बट कई बार उस सेल करने के लिए हमें कॉस्ट बेयर करनी पड़ती है। हम अपना प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, उसके ऊपर हमारी वेयर हाउसिंग की कॉस्ट पड़ेगी, हमारी ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट पड़ेगी, तो वो उस प्रॉफिट में से माइनस हो जाएगी। उसके बाद हमारे ग्रॉस मार्जिन्स, मार्जिन्स ऑफ कॉस्ट होते हैं कॉस्ट और एक्चुअल प्राइस के बीच में जो डिफरेंस होता है दैट इज आर मार्जिन। कॉस्ट होता है कि टोटल हमारी प्रोडक्शन के ऊपर कितनी कॉस्ट आई है, दैट इज आर कॉस्ट। प्राइस मतलब वो वैल्यू, वो अमाउंट जिसके ऊपर हम उस प्रोडक्ट को आगे मार्केट में सेल कर रहे हैं। जो प्राइस होता है वो हमेशा कॉस्ट में समथिंग एक्स्ट्रा ऐड करके हम फिर बनाते हैं उसे, एंड दैट इज कॉल्ड एज आर मार्जिन्स। एंड लास्ट इज द डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स कि हमने कौन से चैनल्स के थ्रू जो है वो अपना प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूट करना है। क्या हम डायरेक्ट फैक्ट्री आउटलेट्स में प्रोडक्ट दे रहे हैं, क्या हम हमारे शोरूम्स है, क्या हमारी रिटेल शॉप्स हैं जहां पे हमने प्रोडक्ट देने हैं। हाउ वी आर रीचिंग टू आवर कस्टमर, हम अपने कस्टमर तक कैसे पहुंच रहे हैं, दैट इज ऑल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। और इस डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन को मैनेज करने की आर्ट को हम बोलते हैं लॉजिस्टिक्स। नाउ जैसे ये हमने एक छोटा सा, जैसे उन्होंने एग्जांपल दे दिया कि हमारी जो मार्केटिंग की एक्टिविटीज आती हैं जो हमारे लॉजिस्टिक फंक्शन में आती हैं, वो कौन कौन सी आती हैं? एक सेल्स, कि हमारी इतनी कुछ एक्स रुपीज की हमारी जो है वो सेल्स हो गई, उसमें से हमने वो माइनस कर दिया जो हमारे पास आएगी एज अ कॉस्ट, कि खर्चा हो गया जो हमारा उस सेल को करने का, वो हमने माइनस कर दिया। तो हमारे पास जो रिमेनिंग आ जाएगा दैट इज आर ग्रॉस मार्जिन, कि इतना प्रॉफिट जो है वो हमें हुआ है। अब उसमें से हम और माइनस कर रहे हैं क्या? हमारी मार्केटिंग कॉस्ट। मार्केटिंग कॉस्ट में क्या आ जाती है बेटा? लाइक वी आर प्रमोटिंग आवर प्रोडक्ट, है ना, वी आर डूइंग एडवर्टीजमेंट, हम एडवर्टीजमेंट दे रहे हैं, हम अवेयरनेस कैंपेन लगा रहे हैं, हम पैम्फलेट्स बना के छपा रहे हैं, हमने होर्डिंग बनाई है कोई, ऑल दीज आर अ मार्केटिंग कॉस्ट जो हमें बेयर करनी पड़ती है। सो हमारे टोटल ग्रॉस मार्जिन में से जब हम मार्केटिंग कॉस्ट को माइनस कर देते हैं, दैट फिगर इज कॉल्ड एज अ नेट मार्जिन। ग्रॉस मार्जिन में से हमने मार्केटिंग कॉस्ट को माइनस किया और जो हमारे पास फिगर आ गई है दैट इज आर नेट मार्जिन, कि इतना मार्जिन जो था वो हमारे पास है, दैट इज आर प्रॉफिट, वी रिगार्डेड इट एज अ प्रॉफिट। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज हाउ वी एनालाइज द मार्केटिंग एक्टिविटी, कि हमने मार्केटिंग की एक्टिविटीज को एनालाइज कैसे करना है और वो क्यों जरूरी है। देखो, द सेल इज अ फंक्शन ऑफ वॉल्यूम एक्स नेट रियलाइजेशन। वॉल्यूम एक्स नेट रियलाइजेशन का मतलब क्या है? टोटल कितना अमाउंट हमने, सॉरी, वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय नेट रियलाइजेशन, सॉरी, मुझे ये जो सेल है ये फंक्शन किसका है? जब हम अमाउंट को, क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करते हैं विद कितना वैल्यू हमें आ सकता है। मींस अगर हमने 100 यूनिट बनाए हैं किसी प्रोडक्ट के, हमने उसकी कोई कॉस्ट और प्राइस रखी थी, सपोज हमने 100 पेन बनाए और 100 पेन की वैल्यू थी 50 रुपए, तो उस केस में वॉल्यूम इज योर 100 एंड नेट रियलाइजेशन इज अ 50 रुपीज, की एक पेन अगर मैं 50 रुपए में सेल कर रही हूँ तो मैं 100 पेन सेल करूंगी, दैट इज आर सेल ऑफ कोर्स, कि उतना ही हमें प्रॉफिट होगा। वॉल्यूम इज डिपेंड अपॉन द मार्केटिंग इनपुट, दैट इज एडवर्टीजमेंट, प्रमोशंस एंड सेल एफर्ट। जो हमारा वॉल्यूम होता है ना सेल्स का, वो क्या होता है बेटा, कि बेसिकली जो हमने प्रोडक्शन की है उसके ऊपर हमारी एडवर्टीजमेंट का, हमारी प्रमोशंस का, और हम कितनी एफर्ट्स की हैं अपने अपनी सेल्स को इंक्रीज करने के लिए, दैट इज डिफाइन एज अ वॉल्यूम। और जो नेट रियलाइजेशन होता है, नेट रियलाइजेशन जो हमारा डिपेंड करता है प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट पे। कोई उस प्रोडक्ट पे हमारा टैक्स होता है या कोई भी हमारी ड्यूटी लेविस जो होती हैं, दैट इज ड्यूटीज। और जैसे हमारा पहले सेल्स टैक्स लगता था, पहले हमारा कस्टमर को, मतलब अब तो जैसे हर प्रोडक्ट के ऊपर जीएसटी लगता है, पहले इनडायरेक्ट टैक्सेस जो होते थे वो अप्लाई होते थे हमारे प्रोडक्ट पे। और वो सब पे करने के बाद जो हमारे पास बाकी बचता है, दैट इज अ नेट रियलाइजेशन, कि हमने उस चीज में से रिलीज क्या किया है। then is a cost of sale is an aggregate of cost of production। of course कि cost of sale क्या, अगर हम फॉर्मूला देखें तो जितनी हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट हुई है उस सारे को प्लस करेंगे तो ऑलमोस्ट जितना हमने प्रोडक्शन पे खर्चा किया है उससे ज्यादा ही हमारा जो, सॉरी, जो हमारी सेल्स पे कॉस्ट लगी है वो क्या होगी, जितना हमारी प्रोडक्शन पे कॉस्ट लगी है। मीन सेल्स तो वही प्रोडक्ट की होगी जिसे हम प्रोड्यूस कर रहे हैं। वो अलग बात है कि जब हमारा प्रोडक्ट बन जाता है देन वी एडेड मार्जिन इन दैट, और वो हमारा प्राइस में कन्वर्ट होता है और उस प्राइस को हम एज अ प्राइस ऑफ प्रोडक्ट मार्केट में सेल करते हैं। बच्चे यहाँ तक समझ आ रहा है सारा?
लॉजिस्टिक्स का क्या क्या फंक्शन, यहाँ इस पॉइंट तक क्लियर है? किसी को यहाँ तक कोई डाउट? हाँ जी स्टूडेंट्स। नो मैम। ऑल राइट बच्चे। Next is advertisement spends have to keep on increasing consumer to have to be a constantly indulge with promotion cost of input and keep on increasing. बच्चे of course अगर आज के टाइम पे हमने अपना प्रोडक्ट सेल करना है, the main important thing is we need to advertise our product. Advertisement जो होती है वो ऐसी चीज होती है which क्रिएट अवेयरनेस, कि वो लोगों के बीच में अवेयरनेस क्रिएट करती है कि हाँ जी हम भी मार्केट में एग्जिस्ट कर रहे हैं, वी आर इन द मार्केट। अगर हम अपनी एड देना, आपने कई बार नोटिस किया होगा कि लाइक हम टीवी पे ऊपर जब कोई एड को कंटिन्यूसली देखते हैं तो वो जाके हम किसी स्टोर पे या कहीं पे वो प्रोडक्ट देख ले, कई बार ना चाहते हुए भी हम वो प्रोडक्ट को ले आते हैं सिर्फ इसी रीजंस के लिए कि चलो इसको ट्राई करके देखते हैं। वही कोई ऐसा प्रोडक्ट जिसकी सदियों से ऐड ही नहीं आई है, इन दैट केस हमें याद भी नहीं होता वो प्रोडक्ट चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना हो, उसकी हमारे दिमाग में कोई बात नहीं होती कि हाँ जी वो प्रोडक्ट भी एग्जिस्ट करता है। सो एडवर्टीजमेंट जो है ये लोगों के बीच में अवेयरनेस क्रिएट करता है। मार्केटिंग की एक बड़ी अच्छी स्ट्रेटेजी है टू एडवर्टाइज द थिंग्स, कि अगर हमने अपने सर्वाइवल की एग्जिस्टेंस की बात लोगों तक पहुंचानी है देन वी नीड एडवर्टीजमेंट। सो बेसिकली एडवर्टीजमेंट जो है वो आज के टाइम पे इंक्रीज हो रही है, और ये जो इंक्रीज हो रही है एडवर्टीजमेंट में, इसमें हमारे इनकम्स और हमारा जो कॉस्ट है वो भी इंक्रीज हो रहा है। हमारी प्रमोशन की कॉस्ट लगेगी, हमने हमारी जो इनपुट की कॉस्ट है वो भी इंक्रीज होगी, कि हम एडवर्टाइज कर रहे हैं, लोगों को पता चल रहा है और लोग उसके ऊपर हमें अपना फीडबैक प्रोवाइड कर रहे हैं। when the people are providing us a feedback, तो हमें पता चल रहा है कि लोगों की इस टाइम पे क्या डिमांड है, लोग क्या चाहते हैं। हम बेटर टू बेटर क्वालिटी का प्रोडक्ट बनाना चाहेंगे तो हमारी कॉस्ट भी इनपुट्स की उतनी ही ज्यादा लगेगी जो कि हमारे अगर बेटर क्वालिटी का हमें प्रोडक्ट चाहिए उस टाइम पे। सो विद एडवर्टीजमेंट, अगर हम एडवर्टीजमेंट में खर्चा कर रहे हैं तो उसका रिजल्ट क्या होगा, हमारी कॉस्ट ऑफ इनपुट की हमारी सेल्स बढ़ेगी और हमारी प्रोडक्शन में इनपुट्स की वैल्यू बढ़ेगी और उसका खर्चा भी हमें मेट करना पड़ेगा। नाउ स्कोप फॉर रिड्यूसिंग कॉस्ट, कि हम अपनी कॉस्ट को कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, हाउ वी रिड्यूस द कॉस्ट। फर्स्ट इज प्रोसेस ऑप्टिमाइजेशन। बच्चे प्रोसेस ऑप्टिमाइजेशन जनरली क्या होता है, ऑप्टिमाइजेशन का मतलब क्या है, व्हेन वी फुली यूटिलाइजिंग समथिंग, कि हम उसको ऑप्टिमम कैपेसिटी तक, मैक्सिमम कैपेसिटी तक यूज कर रहे हैं। जो भी हमारा मेथड है, जो भी हमारा प्रोसेस है जिसके थ्रू हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, व्हेन वी फुली यूटिलाइज दैट प्रोसेस, जब हम उस प्रोसेस के साथ प्रॉपरली उसको जितनी उसकी कैपेसिटी है, जितना वो एफर्ट कर सकता है उतना एफर्ट लगा के उसमें से हम रिजल्ट्स को लेके आ रहे हैं, देन दैट इज कॉल्ड एज अ प्रोसेस ऑप्टिमाइजेशन। कि हमने कोई भी पार्ट, कोई भी टाइम, कोई भी स्ट्रेटेजी जो है वो वेस्ट नहीं होने दी, कोई आइडल नहीं होने दी, वी प्रॉपरली एंड ऑप्टिमाइजिंग द प्रोसेस, जो हमारा प्रोसेस है। देन जो सेकंड आता है दैट इज ऑप्टिमाइजेशन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। अब देखो ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट तो हमें बेयर करनी ही पड़ेगी, अगर हमने अपना प्रोडक्ट मंगवाना है या भेजना है तो वी नीड ट्रांसपोर्टेशन, और ट्रांसपोर्टेशन इज अ वेरी बिग फर्म और बिग कंपनी जो कि सारे वर्ल्ड में ही उतनी ही इंपॉर्टेंट है। तो अगर हमने ट्रांसपोर्टेशन को ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन नहीं की, उसकी ट्रांसपोर्टेशन की ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कैसे हो सकती है, कि हम ये नहीं है कि हमारे 2 लॉट बने हैं, हमने एक बड़ा सारा ट्रक किया है, हमने सिर्फ वो 2 लॉट उस ट्रक में भेज दिए हैं। ट्रांसपोर्टेशन की ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन है दैट आपने एक बार में उस ट्रांसपोर्टेशन में ऑप्टिमम सामान डाल के भेजा है ताकि आपको एक बार में ही कॉस्ट बेयर करनी पड़े, यू नीड नॉट टू bear a cost of transportation again and again. Then third thing is locating distribution center. वजह जहां पे हमने अपना प्रोडक्ट सेल करना है, वी नीड टू लोकेट दैट डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर इन एडवांस। ये नहीं है कि प्रोडक्ट हमारा बन गया है और उसके बाद हम सोच रहे हैं कि अच्छा हम इस एरिया को भी कवर कर लेते हैं, यहाँ पे भी हम प्रोडक्ट दे देते हैं। उसमें क्या होता है दैट हमारा टाइम वेस्ट होता है, हमें वहां जाके उस एरिया का भी सर्वे करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि लोगों का क्या प्रेफरेंस है उस चीज के लिए, क्या लोग चाहते हैं, हमारी कॉस्ट जाएगी। सो अगर हमने ये सब चीजें एडवांस में की हो
मीन्स अगर हमने अपना प्रोडक्ट या अपनी फर्म जो भी हमने सेटअप की है उससे पहले ही ये सब हमने रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने प्रॉपर रिसर्च की हो कि कौन कौन से एरियाज हैं जहाँ पे हमारे प्रोडक्ट का स्कोप है, कहाँ पे जाके हम प्रोडक्शन स्टार्ट कर सकते हैं, कहाँ पे हम अपना प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं, कौन से वे से सेल कर सकते हैं, तो ये हमारी ओवरऑल टाइम और ओवरऑल कॉस्ट दोनों को ही बचाएगा. सो लोकेटिंग डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर इन एडवांस इज वेरी गुड स्ट्रेटेजी विच हेल्प इन रिड्यूसिंग द कॉस्ट. Then is reducing the overall inventory. बच्चे इन्वेंट्री मीन्स, इन्वेंट्री में बेसिकली हमारी चार चीजें आती हैं. हमारे वर्क इन प्रोग्रेस, हमारे रॉ मटेरियल, फिनिश गुड्स एंड स्पेयर. स्पेयर्स होते हैं जो हमें एक्स्ट्रा चीजें चाहिए होती हैं इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस आवर प्रोडक्ट. सो रिड्यूसिंग द ओवरऑल इन्वेंट्री मतलब अब ये नहीं ये कह रहे कि आप अपने रॉ मटेरियल को या अपने फिनिश गुड्स को जो काम चल रहा है उसको उस सबको रिड्यूस कर दो, कि उस सबको कम कर दो. यहाँ पे इस लाइन का मतलब ये है बच्चे दैट मेक अ इफेक्टिव यूटिलाइजेशन, कि ओवर स्टॉकिंग और अंडर स्टॉकिंग ना हो इन्वेंट्री की. ये ना हो कि आप रॉ मटेरियल मंगवा के रखी जा रहे हो और उसके साथ जो है आपकी प्रोडक्शन उस लेवल पे नहीं हो रही है. और देखो जो रॉ मटेरियल एक टाइम पे आपकी फैक्ट्री में आ गया, आपकी ऑर्गेनाइजेशन में आ गया, मींस यू आर बेयरिंग कॉस्ट ऑफ दैट थिंग. अगर आपने आज रॉ मटेरियल मंगवाया था, उसको आपने एक सामान में कन्वर्ट करके अपने कस्टमर को भेज दिया है, तो मतलब उस रॉ मटेरियल ने आपको रेवेन्यू जनरेट कर दिया है. बट इफ वो रॉ मटेरियल अभी तक हमारी फैक्ट्रीज पे ही पड़ा है, वो उसकी प्रोडक्शन हुई नहीं है, अगर प्रोडक्शन होके फिनिश गुड्स बन गए हैं तो वो कस्टमर तक पहुंचा ही नहीं है, उस केस में क्या होगा बेटा, उसकी कॉस्ट भी हम बेयर कर रहे हैं. अभी तक वो प्रोडक्ट जो है वो सेल नहीं हुआ है, उसका उसको खरीदने में, उसको बनाने में जितना खर्चा हो गया अभी वो हमारे हिस्से में ही है, अभी हमें उससे कोई प्रॉफिट जनरेट नहीं हुआ. सो नेवर अंडर स्टॉक योर इन्वेंट्री, और ना ही हमारी इन्वेंट्री जो है वो ओवर स्टॉक होनी चाहिए. सो इट हेल्प इन रिड्यूसिंग द ओवरऑल कॉस्ट. देन इज इम्प्रूविंग द टर्न अराउंड ऑफ इन्वेंट्री. टर्न अराउंड ऑफ इन्वेंट्री का मतलब क्या होता है बेटा, कि जो हमारी, एक सेकेंड क्लास, हाँ जी क्लास, वी आर ऑन इम्प्रूविंग द टर्न अराउंड ऑफ इन्वेंट्री. बच्चे टर्न अराउंड क्या होता है, ये आपने अगर फाइनेंस में लिक्विडिटी रेशियोज की होंगी, वहां पे एक टर्न अराउंड रेशियो आती है टर्म. बेसिकली टर्न अराउंड वर्ड इन आर मार्केटिंग या इन आर मैनेजमेंट क्या होता है इन्वेंट्री के केस में, कि हमने कितनी बार अपनी इन्वेंट्री को रिप्लेस किया है. रिप्लेस करने का मतलब क्या है, कि इन्वेंट्री पड़ी थी, हमारे पास सामान पड़ा था, कुछ डिफेक्टेड हो गया, कुछ नहीं चाहिए था हमें, हमने उसको रिप्लेस कर दिया विद अनदर थिंग. तो ये चीजें भी हमारी कॉस्ट को इंक्रीज करती हैं. हमने चलो माना कि कई बार जरूरत पड़ जाती है टू रिप्लेस द इन्वेंट्री. ये क्या होता है कि हमारी सेल्स कितनी हुई है, हम सपोज करो हमारे पास 100 यूनिट्स आए किसी प्रोडक्ट के एज ए रॉ मटेरियल, 100 में से कितने हमने बेच दिए और कितने हमारे रिप्लेस हुए हैं, दैट इज द टर्न अराउंड ऑफ इन्वेंट्री. सो अगर ये चीज देखो, कई बार हम अपना प्रोडक्ट जब कस्टमर तक देते हैं, तो उस केस में हमारे पास जब वो प्रोडक्ट आता है, बीइंग अ कस्टमर, कोई चीज नहीं चल रही है, कोई प्रोडक्ट डिफेक्टेड हो गया है, हम जाके उसको रिटर्न कराते हैं. तो वो अब जो रिटेलर है वो उस प्रोडक्ट को अपने पास थोड़ी रखता है, वो आगे कंपनीज को रिटर्न कर देता है, और वो प्रोडक्ट जो कंपनीज के पास वापस आ जाता है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज अ टर्न अराउंड ऑफ इन्वेंट्री. और इस चीज को इम्प्रूव करना, ऑफ कोर्स वो जो प्रोडक्ट जो डिफेक्टेड निकला है उसके ऊपर भी तो हमारी कॉस्ट लगी है. कहने का मतलब क्या है बच्चे, कि जो भी आप प्रोडक्ट बना रहे हो, मेक इट विद अ बेस्ट क्वालिटी, लेस डिफेक्ट, ताकि उस चीज की रिप्लेसमेंट ना आए आपके पास. तो इससे हमारी जो कॉस्ट है दैट रिड्यूस टू ह्यूज लेवल. उसके बाद आता है इफेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन. इफेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन मींस
कि हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है वो इफेक्टिव हो, हमें पता हो कि हमने अपने जो प्रोडक्ट है वो किसके थ्रू आगे डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, वेदर वी सेल आवर प्रोडक्ट डायरेक्टली टू द कस्टमर, वेदर वी नीड अ होलसेलर, हमने होलसेलर के साथ डील करना है, क्या हमने रिटेलर्स के साथ डील करना है, क्या हमने ई टेलिंग करनी है। ई टेलिंग यू ऑल नो इट इज अ ऑनलाइन रिटेलिंग, क्या हमने अपना प्रोडक्ट ऑनलाइन सेल करना है, मींस हमने अपने डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स को इफेक्टिवली मैनेज करना है, ओनली देन वी कैन रिड्यूस आवर कॉस्ट। एंड द लास्ट इज इंक्रीजिंग कस्टमर सर्विस लेवल। ऑफ कोर्स जो हमारा कस्टमर सर्विस लेवल है, देखो कस्टमर इज अ किंग ऑफ अ मार्केट, हमें काम करना है तो हमें कस्टमर की जरूरतों का ध्यान रखना ही पड़ेगा। सो इस केस में आपने कस्टमर को अपना प्रोडक्ट दे दिया, दे के आपने उससे पूछा नहीं, हाँ जी आपका प्रोडक्ट ठीक चल रहा है नहीं चल रहा है, कस्टमर को कोई प्रॉब्लम आ रही है, वो कंप्लेंट पे कंप्लेंट डाली जा रहा है, यू आर गिविंग नो रिप्लाई टू दैट कंप्लेंट, इससे जो है हमारा कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट तो खराब होगा ही होगा, कि हमारा कस्टमर हमें छोड़ के किसी और के पास चला जाएगा। दूसरा जो है, हमें ऑफ कोर्स हमारा एक कस्टमर हमें छोड़ के चला गया, मींस हमारी सेल्स भी रिड्यूस हो गई, हो सकता है वो कस्टमर हमें पता नहीं कितने का ऑर्डर दे रहा था। सो अगर हम अपने कस्टमर सर्विस के लेवल को इंक्रीज करेंगे, इन दैट केस वी आर रिड्यूसिंग द कॉस्ट, हम अपनी कॉस्ट को रिड्यूस कर रहे हैं। ये हम कस्टमर सर्विस को इंक्रीज करके अपनी कॉस्ट कैसे रिड्यूस कर सकते हैं? देखो आज हम कस्टमर को अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, वो कस्टमर कल को और कस्टमर लेके आता है, तो उससे हमारी सेल्स जो है वो और इंक्रीज होती है। दूसरी साइड पे अगर हमारा कस्टमर सर्विस लेवल बड़ा लो है, हम उन्हें अच्छी सर्विसेज नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं, एक तो हमारा जो प्रोडक्ट गया वो तो चलो उस कस्टमर के पास चला गया, वो ठीक है, उसके बाद वो कस्टमर आगे किसी को रेफर ही नहीं करेगा कि इस कंपनी का प्रोडक्ट कभी मत लेना, मैंने लिया था, मुझे ये प्रॉब्लम आई, आगे से कोई सुनवाई नहीं हुई है, देन मैं नहीं आपको रिकमेंड करता ये चीज लेने के लिए। सो इस केस में क्या होगा, ऑफ कोर्स हमारा एक कस्टमर चला गया हमसे, हमारा जो प्रोडक्ट पहले वो खरीदता था वो नहीं खरीद रहा है, हमारा टाइम जो हमने उस कस्टमर को बनाने में लगाया, अपनी जो रिलेशनशिप बनाने में उससे लगाया, वो हमारा रिड्यूस हो गया। और अगर हम ये सारी चीजों को अच्छी तरह मैनेज कर लेंगे ना, तो हमारी जो ओवरऑल कॉस्ट है वो रिड्यूस हो जाती है लॉन्ग टर्म के लिए। बच्चे ये सारे पॉइंट्स क्लियर हुए इन जी ए, फ्रॉम ए टू जी पॉइंट्स, किसी को कोई डाउट? नो मैम। ओके, नेक्स्ट आता है बच्चे हमारा लॉजिस्टिक मैनेजमेंट का। ये एक तरह से हमने देखो एक हमने पॉटर्स वैल्यू चेन पहले किया था, जहां पे हमने 5 फोर्स ऑफ पॉटर मॉडल किए थे, ये भी पॉटर ने ही दिया है, बट दिस इज अ वैल्यू चेन, इसको हम सप्लाई चेन भी बोलते हैं और हम इसको लॉजिस्टिक मैनेजमेंट भी बोलते हैं। बच्चे जो हमारा सप्लाई चेन और लॉजिस्टिक मैनेजमेंट है, जब हमने किया था तो मैंने आपको बताया था कि बेसिकली 2 टाइप की एक्टिविटीज होती हैं जो हमारे सप्लाई चेन या लॉजिस्टिक मैनेजमेंट का पार्ट है। वन इज प्राइमरी एक्टिविटी एंड अदर आर सपोर्ट एक्टिविटी। सो अगर आप सारे ये डायग्राम को ध्यान से देखो तो नीचे हमारी प्राइमरी एक्टिविटीज हैं और इस साइड पे हमारी सपोर्ट एक्टिविटीज हैं। तो सपोर्ट एक्टिविटीज, जैसे कि उसका नाम है, हमें नाम से ही पता चल रहा है कि ये एक्टिविटीज वो हैं which supports the primary activity, कि प्राइमरी एक्टिविटीज सपोर्ट एक्टिविटीज के बिना वर्क नहीं कर सकती है। अगर हम यहाँ पे देखें हमारी जो प्राइमरी एक्टिविटीज है वो कौन सी है, देखो फर्म का इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, हमारी टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, हमारी जो है प्रिक्योरमेंट, ये सारी जो चीजें हैं दीज आर सपोर्ट एक्टिविटीज। कि बेसिकली अगर हम सिर्फ लॉजिस्टिक्स की बात करें, लॉजिस्टिक्स में मतलब हमारी ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग और हमारी पैकेजिंग, मटेरियल हैंडलिंग, ये सब चीजें आती हैं। सो बेसिकली लॉजिस्टिक्स में हमारी प्राइमरी एक्टिविटीज कौन होंगी, इनबाउंड लॉजिस्टिक्स और आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स। हमारे जो इनबाउंड लॉजिस्टिक्स हैं वो बेसिकली कौन से लॉजिस्टिक्स होते हैं, एक सेकेंड, बच्चे जो हमारे इनबाउंड लॉजिस्टिक्स होते हैं वो होते हैं रिसीविंग ऑफ अ रॉ मटेरियल और प्रोडक्ट फ्रॉम सप्लायर टू वेयर हाउस, कि जहां पे हमने सप्लायर से रॉ मटेरियल अपनी फैक्ट्रीज में मंगवाया है, वहां पे हमारी ट्रांसपोर्टेशन और वेयर हाउसिंग या जिस भी चीज की हमें जरूरत पड़ी है सामान को मंगवाने में, इन द फैक्ट्री मंगवाने में जो भी हमें ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउस, उन सब की जरूरत पड़ी है, दैट इज इनबाउंड लॉजिस्टिक, कि सामान हमारे पास आया है, रॉ मटेरियल सप्लायर से हमारे पास आया है।
एंड आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स होते हैं जब हमने फर्म में सामान बना लिया है और हम उस सामान को अपने कस्टमर्स तक पहुंचा रहे हैं, वो जो वे है जिसके थ्रू हमारा सामान हमारे कस्टमर्स तक पहुंचना है, दैट इज टर्म्ड एज आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स। उसे हम आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स बोलते हैं। सो बेसिकली अगर हम लॉजिस्टिक्स की बात करते हैं तो प्राइमरी एक्टिविटी क्या है? इनबाउंड लॉजिस्टिक्स, सामान आएगा फैक्ट्री में, फैक्ट्री में रॉ मटेरियल आ गया, उसके ऊपर ऑपरेशंस होंगे, ऑपरेशंस मतलब द रॉ मटेरियल गेट कन्वर्टेड इनटू फिनिश गुड, उसके फिनिश गुड्स बनेंगे। उसके बाद फिनिश गुड्स बनने के बाद जब हमारा प्रोडक्ट बन गया, अब वो आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स में जाएगा। आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स मतलब द वे थ्रू विच द प्रोडक्ट रीचेस टू द अल्टीमेट कस्टमर, उसको हम आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स बोलेंगे। जब हमारा प्रोडक्ट जो है वो आगे डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स पे चला गया, रिटेलर होलसेलर के पास चला गया, उसके बाद उसकी मार्केटिंग होगी एंड देन सेल्स, दिस इज आल्सो प्राइमरी एक्टिविटी। और प्रोडक्ट को सेल करने के बाद जब हम आफ्टर सेल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, ये जो 5 की 5 है, दैट इज आर प्राइमरी एक्टिविटी ऑफ लॉजिस्टिक मैनेजमेंट। ये काम तो करना ही करना है। अब ये जो ऊपर वाली एक्टिविटीज है, फॉर्म इंफ्रास्ट्रक्चर, HRM, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट एंड प्रोक्योरमेंट, दीज आर द सपोर्ट एक्टिविटी। कि फर्म का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, कितना सामान उस फर्म में आ सकता है, कितनी स्पेस है, हमारा रॉ मटेरियल या कुछ भी हमारे जो स्पेयर पार्ट्स हैं या हमारा फिनिश गुड्स वो रखने के लिए एक फर्म में, दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। सामान आ जाएगा, रखेंगे कहाँ पे अगर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉपर नहीं होगा। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में क्या आता है बेटा? हमारी पर्सनेल, हमारा स्टाफ, हमारे वर्कर्स, मैनेजर, जो भी हर वो पर्सन जो हमारी फैक्ट्री में काम कर रहा है, दैट इज ए ह्यूमन रिसोर्स। सो अगर देखो, गाड़ियां अपने आप तो चलेंगी नहीं, सामान अपने आप तो चलेगा नहीं, मशीन्स अपने आप तो चलेंगी नहीं, सो वी नीड ह्यूमन रिसोर्स फॉर मैनेजिंग ऑल दीज थिंग्स। अनदर इज टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट। अगर हम कहें कि आज के टाइम पे हम ब्लैक एंड व्हाइट टीवी बनाना स्टार्ट हो जाते हैं और कस्टमर हमारा खरीदेगा, दैट इज नॉट अ गुड डिसीजन। कि हम ब्लैक एंड व्हाइट टीवी बनाई जाए बना बना के हमने ढेर लगा लिए हैं और वो पड़े रहेंगे, ऑफ कोर्स किसी ने खरीदना नहीं, क्योंकि टुडे हम आज का जो टाइम है दैट इज अ टाइम ऑफ LEDs और LCDs। तो उस केस में टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट फेज। की टेक्नोलॉजी को डेवलप अगर हो रही है तो हम अपनी मशीन्स, अपनी जो इक्विपमेंट्स है उसको भी एज ए टेक्नोलॉजी डेवलप करें। जिस लेवल पे हमारी टेक्नोलॉजी इस टाइम जा रही है, द प्रोडक्शन लेवल इज ऑन द एक्सट्रीम। उसके बाद देन इज अ प्रोक्योरमेंट। प्रोक्योरमेंट मतलब एक्चुअल हमारे सप्लायर्स कौन होंगे, कि हमारा रॉ मटेरियल जो है वो कहाँ से आएगा, फ्रॉम वेयर वी आर गेटिंग आवर रॉ मटेरियल, जिसको कि हमने बाद में ऑपरेशंस में डालना है। सो लॉजिस्टिक मैनेजमेंट में जो 4 हमारी सपोर्टिव एक्टिविटीज है, दैट इज फर्म इंफ्रास्ट्रक्चर, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट एंड प्रोक्योरमेंट। और वेयर एज अगर हम प्राइमरी एक्टिविटीज की बात करें तो इट कंप्राइजेस ऑफ आर इनबाउंड लॉजिस्टिक्स, जो ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू सामान आ रहा है, देन अवर ऑपरेशंस, जो सामान के ऊपर प्रोसेसेस लगाए जा रहे हैं, देन इज आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स, जिसके थ्रू सामान हमारी कंपनी से बाहर जा रहा है, देन मार्केटिंग एंड सेल्स, कि हम उसकी मार्केटिंग कर रहे हैं, वी आर सेलिंग आवर प्रोडक्ट, एंड लास्ट इज कस्टमर सर्विसेज, दैट हाउ वेल वी आर डीलिंग टू आवर कस्टमर। और ये सारी कॉस्ट को बेयर करने के बाद बच्चे वी आर सेटिंग अ मार्जिन ऑफ अ प्रोडक्ट। उसके बाद हम मार्जिन सेट करते हैं। ये सारी चीजों पे हमारा खर्चा तो होगा ही होगा। अगर हम सामान मंगा रहे हैं, सामान भेज रहे हैं, मार्केटिंग कर रहे हैं, प्रमोशन कर रहे हैं, एडवर्टीजमेंट दे रहे हैं, ऑफ कोर्स वी नीड अ मनी। हमारा खर्चा हो रहा है, हमने इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी को डेवलप किया है, और जब हम अपने प्रोडक्ट के कॉस्ट में मार्जिन को ऐड करके अपना प्राइस बनाते हैं, दैट इज कवर्ड अंडर, ये जो आपकी एरो शेप बना हुआ है, दैट इज अ मार्जिन। कि इन सब की कॉस्ट को हमने ऐड करके देन वी आर एडिंग आवर प्रॉफिट मार्जिन, और फिर जो है हमारा बनेगा प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट, एंड दिस इज योर पॉटर्स वैल्यू चेन। ये क्लियर हुई बच्चे डायग्राम सबको? इज दिस डायग्राम इज क्लियर? यस मैम। ऑलराइट, सो एक बार ही हम सारा पढ़ लेते हैं वैल्यू चेन। फर्स्ट इज इनबाउंड लॉजिस्टिक्स। देखो अब इनबाउंड लॉजिस्टिक्स है क्या? रिसीविंग, स्टोरिंग एंड फॉरवर्डिंग इनपुट टू द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। हमने सामान रिसीव किया, हमने उसे स्टोर किया, और आगे हमने अपने मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में अपना रॉ मटेरियल जो है वो भेज दिया, दैट इज सिंपली इनबाउंड लॉजिस्टिक्स। उसके बाद हमने किया था ऑपरेशंस। ऑपरेशंस का डेफिनेशन क्या आएगा? activities which is associate with transforming inputs into a finished goods।
वो एक्टिविटीज जो कि हमारे फिनिश गुड्स हमारे रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट कर रही हैं, ट्रांसफॉर्म कर रही हैं. देन इज आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स, collecting, storing, physically distributing the product to subsequent link in the supply chain. कि हमने सामान को फैक्ट्री से कलेक्ट किया, फिर उसे आगे स्टोर किया किसी वेयर हाउस पे, फिर उसको अपने लिंक्स थे हमारे जो लाइक हमारे रिटेलर्स हैं या हमारे होलसेलर्स हैं, उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया. दैट इज आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स. आउट मतलब सामान जा रहा है हमारी फैक्ट्री से बाहर, और इन मतलब सामान आ रहा है, वी आर रिसीविंग समथिंग. Then is marketing and sales, providing the condition in which the customer can buy or pick up the product, including and encouraging them to buy the product. कि वो ऐसी conditions provide करना कि customer जो है वो हमारे product को choose करे, हमारे product को buy करे, और हम उन्हें encourage करते हैं through marketing कि वो हमारे product को खरीदे. And then is service, providing service to enhance, maintain the value of a product, involving activities such as installation, repair, part supply and training. Of course कि हम services provide कर रहे हैं ताकि हम अपने प्रोडक्ट की वैल्यू को मेंटेन रख सके. और उसमें क्या है, लाइक जैसे हम इंस्टॉलेशन की सर्विस आपको दे रहे हैं कि आप रिपेयर करा सकते हो, वी आर प्रोवाइडिंग गारंटीज और वारंटीज. ठीक है, अगर कोई पार्ट खराब हो रहा है, वी आर प्रोवाइडिंग आवर कस्टमर एक्स्ट्रा स्पेयर ऑल्सो. एंड देन ट्रेनिंग, हम डेमोज दे के आते हैं दैट हाउ टू यूज द प्रोडक्ट एफिशिएंटली. सो ये सब चीजें is important in case of value chain. Role of logistic managers. बच्चे ये सारे पॉइंट्स आप रीड करेंगे और अभी हम ये डिस्कस करेंगे सारे. ये पढ़ो एक बार ये सारे पॉइंट्स. तो बच्चे रोल ऑफ लॉजिस्टिक मैनेजर कि हमने एक अपने सारे लॉजिस्टिक्स के काम के लिए अगर हमने कोई मैनेजर रखा है तो उसका क्या क्या रोल होगा. तो सबसे पहला पॉइंट नॉर्मल सा है, इम्प्रूव प्रॉफिट. कि लॉजिस्टिक मैनेजर को ये चीज का ध्यान रखना पड़ेगा कि क्या ऐसी चीज करे अपनी लॉजिस्टिक मैनेजमेंट में कि हमारे प्रॉफिट्स इंप्रूव हो सके. देन इंक्रीज मार्केट शेयर. ये जो पॉइंट्स है बेटा, ये किसी भी कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स हैं. ये सारी कंपनीज को, जरूरी नहीं है लॉजिस्टिक मैनेजर को ही करने हैं, ये कंपनी के हर पर्सन के लिए ये रोल उनके ऑलमोस्ट सेम है कि हमने अपने प्रॉफिट्स इंप्रूव करने हैं, हमने अपना मार्केट का शेयर इंप्रूव करना है. वी नीड टू इंप्रूव आवर कैश फ्लोज. कैश फ्लोज का मतलब क्या है कि रेवेन्यू, कि कितने पैसे हमारे पास आ रहे हैं, दैट इज अ कैश फ्लो. वी ऑलवेज ट्राइंग टू इंट्रोड्यूस इनोवेशंस, या हमें नए प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करना है, कुछ बेटर चेंजेस लाके अपने प्रोडक्ट को हम लॉन्च करें. रैपिड कवरेज. रैपिड कवरेज का मतलब क्या होता है, वी आर कवरिंग अ लार्जर एरिया. ज्योग्राफिकली जो है हम उस लार्ज एरिया को कवर करें कि हमारा मार्केट शेयर, मार्केट ग्रोथ जो है वो इंक्रीज हो. देन इज बेटर कस्टमर सर्विस, कि वी आर ऑलवेज ट्राइंग टू गिव आवर कस्टमर अ गुड सर्विसेज. और लास्ट आता है मटेरियल को कैसे मैनेज करना है, हाउ वी आर मैनेजिंग आवर ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग, डिस्ट्रीब्यूशन एंड इनबाउंड लॉजिस्टिक. ये जो लास्ट वाला है ये बेसिकली सेपरेट कह लो आप रोल है लॉजिस्टिक मैनेजर का. बाकी ये जो ऊपर वाले सारे हमने किए हैं, इंप्रूव प्रॉफिट, मार्केट शेयर, कैश फ्लो, न्यू प्रोडक्ट, रैपिड कवरेज और बेटर कस्टमर सर्विस, के ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स हैं कि एक कंपनी के हर मैनेजर को ये करने ही पड़ेंगे. सो नेक्स्ट आता है बच्चे लॉजिस्टिक इंटरफेस. सो लॉजिस्टिक इंटरफेस में बेटा there are 3 types. One is functional interest, then is logistic interface and then is business impact. Functional interest का basically मतलब क्या होता है, how many function our company had, means like जैसे sales एक function हो गया, production is a function, then finance हमारा function है, then research is a function. ठीक है, उसी तरह अगर हमारा और भी हमारी कंपनीज में लाइक हम हमारा रेवेन्यू जनरेशन का एक अलग पार्ट है, हमारी सेल्स उसका ही आ जाता है. सो सेल्स, प्रोडक्शन, फाइनेंस, ये 3 एक मेन इंपॉर्टेंट है. प्रोडक्शन होगी तो सेल्स होगा, सेल्स होगा तो भी हमारे पास फंड्स आएंगे एंड वी कैन डू अ बेटर थिंग.
लॉजिस्टिक्स इंटरफेस मतलब हाउ वी आर प्रोवाइडिंग, और कैसे हम लिंक जनरेट कर रहे हैं विद आवर कस्टमर। सो बेसिकली ये जो ब्लैक एरोज उन्होंने दिखाए हैं लॉजिस्टिक इंटरफेस के नीचे, लॉजिस्टिक इंटरफेस कुछ नहीं है, दैट इज अ ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग और डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, ये सब चीजें हैं हमारी जिसके थ्रू हमारा प्रोडक्ट जो है वो कस्टमर तक पहुंच रहा है। और उस लॉजिस्टिक इंटरफेस का बिजनेस पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, अगर हम सेल्स की बात करें तो देखो सेल्स के पास से हमारे 3 एरो सेल्स के पास से निकल रहे हैं, 3 एरो हमारे प्रोडक्शन के पास से निकल रहे हैं। सो ये सब क्या है कि हर फंक्शन का इम्पैक्ट जो है वो हमारे बिजनेस के ऊपर पड़ता है, वेदर इट इज लेस और मोर। अगर हम सेल्स देखें तो हमारी कस्टमर सर्विसेज पे सेल्स का ज्यादा असर पड़ेगा। प्रोडक्शन के देखो, हमारे कस्टमर को प्रोडक्शन से कोई लेना देना नहीं है, कस्टमर को उसका प्रोडक्ट मिलना चाहिए, जो उसने मांगा है वो मिलना चाहिए। तो जो हमारी कस्टमर सर्विसेज है उसके ऊपर ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। हमारी प्रोडक्शन के जो कंस्ट्रेंट्स आते हैं, प्रोडक्शन में कोई भी कंस्ट्रेंट आ सकते हैं बच्चे, लाइक जैसे हमारे इलेक्ट्रिसिटी कट्स लगने स्टार्ट हो जाए, इट इज अ कंस्ट्रेंट इन अ प्रोडक्शन। हमारे पास फ्यूल नहीं है जिसके थ्रू हमारी मशीन्स नहीं चल रही हैं। सो हमारे पास एफिशिएंट लेबर नहीं है जिनके थ्रू हम काम नहीं कर पा रहे हैं। सो ये सब चीजें जो है ये कंस्ट्रेंट का बेसिकली मतलब होता है हर्डल्स विच वी फेस ड्यूरिंग द प्रोडक्शन प्रोसेस। और उसके बाद हमारा फाइनेंस के केस में, फाइनेंस देखो इट्स काइंड ऑफ फंड्स जो हम अरेंज करते हैं, हम अपनी इन्वेस्टमेंट करते हैं, वी आर बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, हम इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं, दैट वी आर इन्वेस्टिंग आवर मनी इनटू एसेट। हमने कोई एसेट खरीदी है मतलब हम एसेट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, हमने कोई मशीनरी खरीदी है मतलब वी आर इन्वेस्टिंग इन दैट मशीनरी। सो फंड्स या तो बाय इन्वेस्टमेंट हमारे पास आते हैं या वो फंड्स जो है बाय रेवेन्यू हमारे पास आते हैं। सो दीज आर इम्पोर्टेंट। लॉजिस्टिक इंटरफेस, लॉजिस्टिक जो है वो इट एक्ट एज अ इंटरमीडिएटरी बिटवीन फंक्शंस एंड बिजनेस इम्पैक्ट। लॉजिस्टिक जो है देखो दिस इज अ मिडल मैन जो कि फंक्शन इंटरेस्ट को बिजनेस इम्पैक्ट के साथ लिंक करता है। सो नाउ ये जो डायग्राम है बेटा ये है डिस्ट्रीब्यूशन प्लानिंग की। लाइक कोई भी कंपनी ने अपना डिस्ट्रीब्यूशन का स्ट्रक्चर प्लान करना है तो दैट कंपनी फॉलोज, मतलब हर कंपनी का अलग अलग होता है, बट दिस इज अ एग्जांपल, हम एक बारी देख लेते हैं। ऑडिट फ्रॉम सेंटर वेयर वी आर नाउ, इस टाइम हम कहां पर हैं। सबसे पहले बेटा हमने ऑडिट करनी है अपनी डिस्ट्रीब्यूशन की परफॉर्मेंस, कि जैसे हम परफॉर्म कर रहे हैं इन अर्लियर टाइम, वेदर दैट परफॉर्मेंस गिव्स अस अ फ्रूटफुल रिजल्ट और नॉट, क्या हमें उसके रिजल्ट्स जो हैं वो मिल रहे हैं अच्छे या नहीं मिल रहे हैं, दैट इज अ फर्स्ट थिंग जो हमें वेरीफाई करनी पड़ेगी। उसके बाद ऑडिट करने के बाद वी नीड टू चेक कि हम अभी कहाँ खड़े हैं, हमारा काम जो है वो अभी कैसे चल रहा है, राइट नाउ व्हाट वी आर डूइंग। उसके बाद वेयर वी वांट टू बी, हम इस टाइम कहाँ हैं और हम इन फ्यूचर में कहाँ जाना चाहते हैं, जाना इन सेंस वेयर वी वांट कि हमारी कंपनी, हमारी, हमने सोचा कि आज हमारी 5 लाख की सेल्स हो रही हैं, सो वी हैव सम टारगेट कि हमारी इन फ्यूचर में मतलब आने वाले 1 साल में हम कम से कम 20 लाख की सेल करना चाहते हैं, दैट 20 lakhs इज अ प्लेस वेयर यू वांट टू बी। सो उसके बाद जब हमने ये देख लिया कि हम कहाँ जाना चाहते हैं, उस चीज का इफेक्ट क्या होगा कि वी आर डिफाइनिंग आवर डिस्ट्रीब्यूशन मिशन। हम ये सेट करेंगे कि कैसे हम अपने डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स को बनाएं, कैसे हम जो है वो हम स्ट्रेटेजीज बनानी स्टार्ट करेंगे, हम प्लानिंग करनी शुरू होंगे कि हाउ वी आर प्रिपेयरिंग फॉर आवर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। अब हमने ये सोच लिया कि हमने जाना कहाँ पे है, अब हम ये सोचेंगे हम जाएंगे कैसे वहां पे, हाउ डू वी गेट देयर। हमने जो सोचा था 5 लाख की आज हमारी सेल हो रही है, आने वाले साल में 20 लाख की सेल करनी है, वो 20 लाख की सेल कैसे करनी है, दैट इज अ पॉइंट। और उसके लिए वी नीड टू डेवलप अ डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटेजीज, उसके लिए हमें डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटेजीज बनानी पड़ेगी, हमें डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स लोकेट करने पड़ेंगे, हमें ये देखना पड़ेगा कि हम किस एरिया को टारगेट करें कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो सही तरह से काम करे। देन इज उसके बाद हाउ वी गेट देयर, उसके बाद है हमारा हाउ डू वी नो अराइव, कि हम ये कैसे देखेंगे कि हमने जो टारगेट सेट किया था हम वहां पर पहुंच गए हैं, हमने वो चीज रिसीव कर ली है। दैट इज डन बाय डिजाइनिंग अ डिस्ट्रीब्यूशन कंट्रोल।
बेटा विदाउट कंट्रोल कोई भी काम जो है वो प्रॉपरली नहीं हो सकता. इफ वी आर डूइंग सम प्लानिंग, कंट्रोल इज मस्ट फॉर दैट. कि विदाउट कंट्रोल प्लानिंग डज नॉट वर्क इन एफिशिएंट वे. सो उस केस में बच्चे, अगर हमने अपने डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स पे हमने अपने जो डिजाइनिंग है, हमने डिस्ट्रीब्यूशन कंट्रोल्स अपने नहीं बनाए हैं, देन वी नेवर गेट टू नो कि हम कहाँ थे और हम कहाँ आए हैं. कि अगर हमने हर चीज को प्रॉपरली रिकॉर्ड नहीं किया, हर चीज का डाटा नहीं बनाया, वी आर नॉट एनालाइजिंग द एवरीथिंग एंड रिकॉर्डिंग ऑल द इम्पोर्टेंट थिंग्स, हमें नहीं पता चलेगा कि हम कहाँ थे, किस टाइम पे हमने, किस साल में कितने. देखो हर कंपनीज को अपना रिकॉर्ड कैसे पता होता है, दे आर ऑलवेज कंपेयरिंग देयर हिस्टोरिकल रिकॉर्ड विद देयर करंट रिकॉर्ड, बिकॉज दे प्रिपेयर अ डाटा, उन्होंने डाटा प्रिपेयर करके रखा होता है एंड दे हैव कंट्रोल ऑन देयर सिस्टम, उनका अपने सिस्टम के ऊपर कंट्रोल है. इफ वी डोंट हैव अ कंट्रोल ऑन आवर सिस्टम, देन वी नेवर नो देन हाउ, where we are, where we want to be and how we get there. सो हमने इस डायग्राम में एक बात की है, दैट इज अ डिस्ट्रीब्यूशन मिशन. दैट थिंग, डिफाइन अ डिस्ट्रीब्यूशन मिशन. सो ये डिस्ट्रीब्यूशन मिशन है क्या? The distribution mission can be described as a set of goals to be achieved by the system within a specific product or market context with get shaped by. बेटा ऑफ कोर्स डिस्ट्रीब्यूशन मिशन जो है वो सिंपली क्या है, इट इज अ सेट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स कि जो जो ऑब्जेक्टिव्स हमने सेट किए हैं वो हमने जो भी अचीव करने हैं किसी प्रोडक्ट को लेके, किसी मार्केट को लेके, उनको हमने किस तरीके से मैनेज करना है, क्या क्या चीजों को मैनेज करना है, अपने प्रोडक्ट को, अपने प्रोडक्शन मेथड को, हमारा प्रोडक्ट किस नेचर का है, वेदर आवर प्रोडक्ट इज पेरिशेबल और नॉट पेरिशेबल. पेरिशेबल प्रोडक्ट्स होते हैं बेटा जो खराब हो जाते हैं, लाइक हमारी वेजिटेबल्स हो गई, हमारे डेयरी प्रोडक्ट्स हो गए, दे ऑल कैटेगराइज्ड इन अ पेरिशेबल प्रोडक्ट. वेयर एज हमारे दूसरे नॉन पेरिशेबल प्रोडक्ट, हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स, हमारी मतलब जो विद इन अ डे चीजें खराब हो जाती हैं, दैट इज अ पेरिशेबल, एंड जो नहीं होती हैं वो नॉन पेरिशेबल प्रोडक्ट्स में आते हैं. सो द चैनल्स में हमारे आ जाएंगे रिटेलर्स, होलसेलर्स, जॉबर्स, हमारे फैक्ट्री आउटलेट्स, हमारे सुपर मार्ट्स, हमारे स्पेशलिटी स्टोर्स, ये सारे हमारे चैनल्स में आ जाएंगे. then is outlets में यही हमारे स्टोर्स, एंड लास्ट इज कस्टमर सर्विस लेवल की हाउ वी आर प्रोवाइडिंग. सो इन सब फैक्टर से हम अपने जो डिस्ट्रीब्यूशन के सेट गोल्स जो हमने सेट किए हैं उन्हें कैसे अचीव करते हैं, दैट इज अ डिस्ट्रीब्यूशन मिशन. मतलब बेसिकली जो डिस्ट्रीब्यूशन की स्ट्रेटेजीज होती हैं उसे 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है. वन इज कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव्स, अदर इज मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज, एंड लास्ट इज कस्टमर सर्विस स्ट्रेटेजीज. कॉस्ट जो हमारे कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, कॉर्पोरेट मतलब कंपनीज और ऑब्जेक्टिव मतलब आर गोल्स. सो कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव आर दोज गोल्स विच आर प्रिपेयर्ड बाय द कंपनीज. वो ऑब्जेक्टिव, वो गोल्स जो हमारी कंपनी बना रही है, दैट इज कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव. सो इन शॉर्ट हम क्या कह सकते हैं, व्हाट बिजनेस आर वी इन, हम कौन सा बिजनेस कर रहे हैं इस टाइम पे, दैट इज अवर कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव. देन इज आर मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज. मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज में क्या आ जाएगा बेटा, हमारे प्रोडक्ट और मार्केट के डिसीजंस कि व्हाट टाइप ऑफ प्रोडक्ट वी नीड टू बी प्रिपेयर, व्हाट मेथड वी यूज इन प्रिपरेशन ऑफ दैट प्रोडक्ट, हाउ वी कन्वर्ट आवर प्रोडक्ट इनटू फिनिश गुड्स, फिर उस फिनिश गुड्स को हमने पहुंचाना कैसे है अपने कस्टमर तक, देन उस वहां से हमने सेल्स कैसे जनरेट करनी है, कैसे हमने अपनी प्रमोशन की स्ट्रेटेजीज को अप्लाई करना है, हाउ वी आर एडवर्टाइजिंग आवर प्रोडक्ट, वो सारे डिसीजंस दैट कम अंडर अ मार्केटिंग स्ट्रेटेजी. एंड द लास्ट इज कस्टमर सर्विस स्ट्रेटेजी. कस्टमर सर्विस स्ट्रेटेजी मींस हाउ इफेक्टिवली वी आर प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू आवर कस्टमर. क्या हमने अपने कस्टमर को इंस्टॉलेशन प्रोवाइड करनी है, क्या रिपेयर प्रोवाइड करनी है, वेदर वी नीड टू गिव अ गारंटीज और वारंटीज टू आवर कस्टमर, कि कौन सी कस्टमर सर्विसेज किस तरह से हमने उन्हें प्रोवाइड करनी है. सो इट इज अ कॉस्ट इफेक्टिव अप्रेजल कि इसके ऊपर चाहे हमारी कॉस्ट लगेगी बट इट गिव्स द इफेक्टिवनेस इन लॉट ऑफ वे. सो यहाँ पे जो हमारी स्ट्रेटेजी आती है बेटा, कस्टमर सर्विस स्ट्रेटेजी, दैट इज डिवाइडेड इनटू 4 further parts. These are inventory strategies,
वेयर हाउसिंग स्ट्रेटेजीज, ट्रांसपोर्ट स्ट्रेटेजीज एंड कस्टमर कम्युनिकेशन स्ट्रेटेजीज। कि सामान जो है हमारे पास, वो हमारा सामान उसको हमने कैसे मैनेज करना है, कैसे हमने उसको गुड्स में कन्वर्ट करना है। इनबाउंड लॉजिस्टिक्स और आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स आपकी सारी इन्वेंट्री स्ट्रेटेजीज का पार्ट है। उसके बाद हमारी जितनी भी स्टोरेज है, हाउ वी हैंडल द प्रोडक्ट, हाउ वी पैकेजिंग, हाउ वी स्टोर द प्रोडक्ट इन अ वेयर हाउस, वो सारा हमारा वेयर हाउसिंग स्ट्रेटेजीज का पार्ट आएगा। देन इज ट्रांसपोर्ट स्ट्रेटेजी, कौन से रूट से सामान भेजना है, कौन सी ट्रांसपोर्टेशन से सामान भेजना है। एंड लास्ट इज कस्टमर कम्युनिकेशन स्ट्रेटेजी, दैट हाउ वी नीड टू कम्युनिकेट विद द कस्टमर, की कस्टमर से हमने इंटरेक्शन कैसे बना के रखनी है। बच्चे ये जो एक बारी डायग्राम है इसको गो थ्रू हो, एक बारी खुद समझने की कोशिश करो जो भी बताया। हम 5 मिनट्स में आगे स्टार्ट करते हैं। बच्चे दिस इज डिस्ट्रीब्यूशन प्लानिंग साइकिल, कि कैसे जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन प्लानिंग की जाती है। आप इसको प्रोसेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन भी बोल सकते हैं। सो स्टार्टिंग विद स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, प्रोडक्ट मार्केट चैनल, कि किसके थ्रू हमने अपने प्रोडक्ट्स को मार्केट तक पहुंचाना है, उसके अकॉर्डिंगली हम स्ट्रेटेजिक प्लानिंग करनी स्टार्ट होते हैं। कि हमारा स्ट्रेटेजिक प्लानिंग प्रोडक्ट्स मार्केट्स चैनल, मतलब प्रोडक्ट को हमने किन चैनल्स के थ्रू जो है वो आगे डिस्ट्रीब्यूट करना है। देन ऑपरेशनल प्लानिंग, मैन्युफैक्चरिंग, कस्टमर सर्विस, बजट। एक सेकेंड स्टूडेंट्स। हाँ, बच्चे ये जो आपका प्लानिंग साइकिल है ना, ये इन्होंने यहाँ पे बुलेट्स बनाने, ये एक वर्ड नहीं है। फर्स्ट इज स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, सेकंड इज प्रोडक्ट्स मार्केट चैनल,
यहाँ पे जो है हमारी प्लानिंग स्टार्ट होती है, किस किस चीजों में हमने प्लानिंग करनी है, अपने प्रोडक्ट के केस में, अपनी मार्केटिंग चैनल्स के केस में कि किस चैनल्स के थ्रू हमने प्रोडक्ट पहुंचाना है। उसके बाद नेक्स्ट आती है बेटा हमारी ऑपरेशनल प्लानिंग। ऑपरेशनल प्लानिंग बेसिकली मींस कि हमने अपने ऑपरेशंस को कैसे मैनेज करना है, हाउ वी आर प्लानिंग आवर ऑपरेशंस। देन मैन्युफैक्चरिंग, उसे हमने कैसे मैनेज करना है। देन कस्टमर सर्विस बजट, कि हमारा जो कस्टमर का सर्विस प्रोवाइड करनी है उस पे हमने अपना कितना खर्चा करना है, मींस इंस्टॉलेशन, रिपेयर्स और आफ्टर सेल सर्विसेज प्रोवाइड करने में हमारी कितनी कॉस्ट होनी चाहिए, उसका बजट भी हम इन एडवांस में प्रिपेयर करके रखते हैं। देन इज डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट, कि हमने किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करना है। देन इज इन्वेंट्री कंट्रोल, हाउ वी आर कंट्रोलिंग आवर इन्वेंट्री, कि हमने किस तरह से अपनी इन्वेंट्री को कंट्रोल करना है, कितनी इन्वेंट्री हमें चाहिए, कब हमने ऑर्डर करनी है, क्या उसका रीऑर्डर पीरियड होगा, ये सारी चीजों को कंट्रोल करना। एंड लास्ट इज ट्रांसपोर्टेशन, कि ट्रांसपोर्टेशन को किस तरह से हमने यूटिलाइज करना है, इफेक्टिवली ऑप्टिमम यूटिलाइज करना है इन ऑर्डर टू डू आवर होल रिटेलिंग प्रोसेस। देन इज परफॉर्मेंस मेजरमेंट, हमने परफॉर्मेंस मेजर करनी है कि हमने पहले कैसा परफॉर्म किया है और ये सब प्लानिंग प्रोसीजर फॉलो करने के बाद हमने क्या परफॉर्मेंस दी है। मींस एक्चुअल वर्सेस प्लान, मिड कोर्स करेक्शन, कि हमने एक्चुअल वर्सेस जो हमने प्लान किया था, विच वी आर प्रिपेयरिंग, कि हमने सोचा था कि इतना बजट हमारा इसमें लग जाएगा, ऐसे हमने प्रोडक्ट को अपने कस्टमर तक पहुंचाना है, इतना हमारा ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा हो जाएगा। वट वी आर प्लानिंग, उसको हमने कंपेयर करना है वट वी हैव एक्चुअली डन, जो हमने एक्चुअल में किया है उसके साथ हमने जो प्लान किया था उसको हमने कंपेयर करना है। एंड देन मिड कोर्स करेक्शन, कि इन केस कुछ गलतियां रह जाती हैं तो हमने उन गलतियों को करेक्ट करना है, करेक्टिव मेजर्स जो है वो लेने हैं। दिस इज योर डिस्ट्रीब्यूशन प्लानिंग साइकिल, और ये कंटिन्यूशन में चलता है, कि ये नहीं है कि हमने लास्ट में करेक्शंस कर ली हैं तो उसके बाद अगेन हमारा काम खत्म, क्योंकि हमारी मैन्युफैक्चरिंग हमारी प्रोडक्शन जो है दैट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। सो ये जो भी रिटेलिंग का डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोसेस होता है, इट इज ऑल्सो अ कंटिन्यूअस प्रोसेस विच गोस विद अ टाइम। सो बच्चे, अभी हमने किया कि बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट जो है इट एक्ट एज अ लिंक बिटवीन अ डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन डिपार्टमेंट, कि एक ऑर्गेनाइजेशन में जितने डिपार्टमेंट है उन सब में लिंक क्रिएट करता है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट। And the logistics can be defined as a science of organizing that distribution function। और logistics जो है वो क्या है कि हम जब अपने डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन को प्रॉपरली ऑर्गेनाइज करते हैं, दैट टर्म इज रिगार्डेड एज अ लॉजिस्टिक्स। देन इज पोर्टर्स वैल्यू चेन डिस्कस। पोर्टर्स वैल्यू चेन हमने करी, उसके अंदर हमने इनबाउंड लॉजिस्टिक्स, ऑपरेशंस, आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स, हमारी मार्केटिंग, हमारी सर्विसेज और जितनी भी सपोर्ट एज वेल एज प्राइमरी एक्टिविटीज है उनके बारे में हमने अच्छे से पढ़ा। The distribution mission can be described as a set of goals to be achieved by the system within the specific product market context। ये भी हमने किया कि डिस्ट्रीब्यूशन मिशन जो है वो क्या है, कि जितने भी हमने गोल्स या ऑब्जेक्टिव सेट किए हैं दैट कैन बी अचीव्ड, वो हमने अचीव करने हैं, जो हम अचीव करेंगे विद स्पेसिफिक प्रोडक्ट और अ मार्केट। जो भी हमने अपना स्पेसिफिक प्रोडक्ट बनाया है या जिस मार्केट को हमने टारगेट किया है उसके थ्रू हमने उन चीजों को अचीव करना है। And in case of distribution strategy, one has to examine the option in terms of cost effective। और अगर हम distribution की strategies बना रहे हैं तो हमें cost का ध्यान रखना पड़ेगा। We need to reduce our cost। हम अपने खर्चे को बढ़ा नहीं सकते हैं, अगर हमारा खर्चा बढ़ गया तो हमें प्रॉफिट जो है वो कम होता है। we are not in a position कि हमें प्रॉफिट हो भी। सो ये सारी चीजों का ध्यान, और ये सारे हमारे जो है बच्चे जो अभी हमने किए हैं दैट आर अ लॉजिस्टिक फंक्शंस, कि यहाँ पे लॉजिस्टिक्स का कोई भी काम हो रहा है, लॉजिस्टिक का मेन फंक्शन हमारा डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है। सो दैट डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन नीड टू बी मैनेज्ड वेरी इफेक्टिवली, अगर हम चाहते हैं कि हमारी कंपनीज की जो लॉजिस्टिक्स है वो अच्छी या बेटर वे में काम करे। यहाँ तक क्लियर है बच्चे सबको? Yes, ma'am. ओके इसके बाद बच्चे आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज लॉजिस्टिक स्ट्रक्चर। वेट,
बच्चे वेट फॉर 5 मिनट्स, हम नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे अभी 5 मिनट के बाद। बच्चे इन द मीनवाइल आप लोग ये पोल अटेम्प्ट करो, सारे इसे अटेम्प्ट करेंगे।
हाँ जी, अटेम्प्ट करो बेटा सारे। हमने दो तरह की एक्टिविटीज की थी, वन इज प्राइमरी एंड अदर इज सेकेंडरी। प्राइमरी एक्टिविटीज इनमें से कौन सी प्राइमरी एक्टिविटी का पार्ट नहीं है? बच्चे द करेक्ट आंसर इज HRM, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ये हमारी सेकेंडरी एक्टिविटी है, इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ अ प्राइमरी एक्टिविटी। बच्चे हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज लॉजिस्टिक्स कॉस्ट। सो बेसिकली हम लॉजिस्टिक्स के बारे में पढ़ रहे हैं कि लॉजिस्टिक्स हमारी है क्या। सो नेक्स्ट इज कि लॉजिस्टिक्स के ऊपर हमारा खर्चा कितना होता है, कि हमने लॉजिस्टिक्स के ऊपर कितनी कॉस्ट जो है वो बेयर करनी पड़ती है। The cost of satisfying the customer demand can be significant, and yet surprisingly they are not always aware to understood by the organization. One of the reason is that the traditional accounting system tend to be focused around the understanding product cost and rather than customer cost. हम क्या करते हैं बच्चे, जब भी हमने कॉस्ट को एज्यूम करना होता है ना, ऑलवेज कंपनीज या फर्म्स क्या करती हैं, वो प्रोडक्ट की कॉस्ट को एज्यूम करती हैं, जबकि करनी हमें कस्टमर की कॉस्ट को एज्यूम है, कि वो प्रोडक्ट कस्टमर तक पहुंचने में हमें कितनी कॉस्ट बेयर करनी पड़ी, दैट इज द एक्चुअल थिंग। ना कि प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने में कितनी कॉस्ट लगी है, दैट इज नॉट अ कॉस्ट ऑफ अ प्रोडक्ट। जब भी प्राइस सेट किया जाता है, लॉजिस्टिक्स की कॉस्ट को बीच में ऐड करना इज ये भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना हम प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को बीच में ऐड करते हैं। सो द रीजन मेनली आज के टाइम पे लोग क्या करते हैं, वी नीड टू फोकस्ड on understanding the product cost rather than the customer cost. Logistic activity require resources in form of fixed capital and working capital, and so there are financial issues to be considered when supply chain strategies are devised. कि अगर हम logistic activities की भी बात करें तो उसके लिए भी बच्चे हमें we need a fixed capital as well as a working capital. working capital होती वो capital जो हम day to day activities के लिए पैसे खर्च करते हैं, जो फंड हम अपने day to day activities के लिए जनरेट करके रखते हैं, that is our working capital. और फिक्स कैपिटल है कि जो हमारे पास पड़ी है इन फॉर्म्स की, हमने रिजर्व्स और हमने अपनी कैपिटल जो है, जो हमारे पास है ऑलरेडी, कि हमने अपना रॉ मटेरियल मंगवाना है, उसमें से हमने अपना सामान मंगवाना है, दैट वी यूज फ्रॉम द फिक्स कैपिटल। सो लॉजिस्टिक मैनेजमेंट जो हमने अभी किया था, ये तो अब हमें पता चल गया है कि लॉजिस्टिक मैनेजमेंट क्लियरली कहते किसे हैं। सो इट इज बेसिकली logistic management is a flow-oriented concept with the objective of integrating resources across a pipeline which extended from supplier to the final customer. कि logistic management in short अगर हम define करें तो वो सारी activities हैं starting from supplier till our final customer, कि supplier से सामान आएगा और कस्टमर फाइनल कस्टमर तक हमारा सामान पहुंचेगा. सो वन ऑफ द मेन रीजन व्हाई द अडॉप्शन ऑफ इंटीग्रेटेड अप्रोच टू लॉजिस्टिक एंड डिस्ट्रीब्यूशन हैज प्रूव्ड सो डिफिकल्ट फॉर मेनी कंपनीज इज द लैक ऑफ एप्रोप्रिएट कॉस्ट इंफॉर्मेशन. बच्चे कई कंपनीज जो हैं वो अगर फेल हो रही है तो उनका कईयों का मेन रीजन जो है वो लॉजिस्टिक और डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट जो है वो उनकी प्रॉपर्ली मैनेज्ड नहीं होती. वो क्यों इतनी डिफिकल्ट हो जाती है, उसका मेन रीजन क्या है कि कंपनीज को इंफॉर्मेशन नहीं है कि उनकी कॉस्ट कितनी लग रही है. दे आर लैक टू अप्रोप्रिएट द कॉस्ट इंफॉर्मेशन. दे डोंट नो कि हमारी कॉस्ट कितनी लगनी चाहिए और वहां पे कितनी अप्लाई हो रही है. सो उसके लिए द थिंग इज टोटल कॉस्ट एनालिसिस कंसेप्ट, कि हाउ कंपनीज जहाँ जो भी प्रॉब्लम कॉस्ट के रिलेटेड आ रही है उस चीज को हमने कैसे मैनेज करना है. दैट process is called as total cost analysis. So many problems at operational level in logistic management arises because all the impact of a specific decision, both direct or indirect, are not taken account through a corporate system.
Too often decisions are taken one area can lead to unforeseen results in another area. देखो इतने सारे decisions होते हैं while making a product और while running a company कि अगर हम एक decision ले रहे हैं तो इसका मतलब है उस decision का effect जो है वो हमारी सारी organization पे पड़ेगा, हमारे दूसरे areas पे भी पड़ेगा जो हम consider नहीं करते हैं. The changes in a policy on the minimum order value, for example, may influence the customer ordering pattern, leads to the additional cost. अगर हमने कोई डिसीजन ले लिया है कि हमने मिनिमम ऑर्डर वैल्यू को, कि जितना हम पहले ऑर्डर करते थे सामान, हम उसको बढ़ा देंगे या कम कर देंगे, तो इसका इन्फ्लुएंस किस चीज पे पड़ेगा? इसका इन्फ्लुएंस पड़ेगा कस्टमर के ऑर्डरिंग पैटर्न पर, कि पहले अगर कस्टमर वो सामान हफ्ते में 2 बार ऑर्डर कर देता था, अब कस्टमर जो है वो सामान अब ऑर्डर 1 बार कर रहा है या 3 बार कर रहा है. तो मतलब कोई भी एक डिसीजन विच वी आर टेकन इन अ कंपनी, उसका इन्फ्लुएंस पड़ता है दूसरे एरियाज के ऊपर भी जिनको हम कंसीडर नहीं करते हैं. सिमिलरली, चेंज इन प्रोडक्शन शेड्यूल्स दैट aim to improve production efficiency may lead to fluctuation in a finished stock availability and thus affect the customer services. यही दूसरी एग्जांपल कि अगर हम प्रोडक्शन के शेड्यूल को चेंज कर रहे हैं, दैट एम्स टू इम्प्रूव, हमने सोचा कि हम प्रोडक्शन के शेड्यूल को चेंज कर देंगे तो हमारी प्रोडक्शन की एफिशिएंसी जो है वो इंक्रीज कर जाएगी, वो इम्प्रूव हो जाएगी, बट ऑन द अनदर हैंड इट लीड्स टू फ्लक्चुएशन इन अ फिनिश गुड्स स्टॉक अवेलेबिलिटी. उससे जो हमारा फिनिश गुड्स था उसकी स्टॉक में जो हमने प्रोडक्शन इंप्रूव की है उसकी स्टॉक की अवेलेबिलिटी में फ्लक्चुएशंस आई, या वो बढ़ गया या वो कम हो गई, और उससे अल्टीमेटली वो फिनिश गुड्स तो हमारे कस्टमर तक ही पहुंचने हैं, तो अल्टीमेटली इफेक्ट हमारी कस्टमर सर्विसेज के ऊपर हुआ. So the problem associated with identifying the total system impact of a distribution policies are immense. कि अगर हम कहें कि distribution policies हमारा बड़ा छोटा सा पार्ट है हमारी ऑर्गेनाइजेशन का, तो ये बड़ी गलत बात है. डिस्ट्रीब्यूशन इज अ मेन इंपॉर्टेंट. प्रोडक्शन कर लिया आपने, आपने गुड्स बना लिए, अगर वो गुड्स बाहर नहीं जाएंगे तो कस्टमर उसे खरीदेगा कैसे? So the main thing is the distribution policies which are made by the customer, which are made by the firms. So by its very nature, logistics cut across a traditional company organization function with the cost impact of those function. तो ये सारी distribution policies बनाने के लिए बेटा the only and only way is our logistics. So the logistics में जो हमारी चीजें आती हैं, we all know now, it is clear to everybody that it comprises of transportation, warehousing, मटेरियल हैंडलिंग, पैकेजिंग, ये सारी चीजें हमारी जो है ये लॉजिस्टिक्स का पार्ट है. इनबाउंड लॉजिस्टिक्स, आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स, मार्केटिंग, सेल्स एंड आफ्टर सेल सर्विसेज. Conventional accounting system do not usually assist in the identification of these company. Wide impact frequently absorbing a logistic related cost on the another cost element. The cost of processing order, for example, is an amalgam on the specific cost incurred in the different functional area of a business which generally proves extremely difficult to bring together. बच्चे अगर हम एक एग्जांपल लेके चले कि हमने हमारी जो ऑर्डर को प्रोसेस करने की कॉस्ट है उसको हमने कंबाइन कर लिया है किसी और कॉस्ट के साथ. कोई डिफरेंट फंक्शनल एरिया था, हमने किसी और फंक्शन में कोई सामान मंगाना है, हमने अपनी कॉस्ट उस कॉस्ट में ऐड कर दी, बट ये चीज फिजिकली पॉसिबल नहीं है. हम दो चीजों की कॉस्ट को, दो फंक्शनल एरिया की सेपरेट सेपरेट कॉस्ट को कभी भी कंबाइन नहीं कर सकते. इट इज वेरी डिफिकल्ट टू ब्रिंग देम टुगेदर. सो आप सबने हमेशा पढ़ा होगा देयर आर टू टाइप ऑफ कॉस्ट. एक फिक्स कॉस्ट होती है और एक वेरिएबल कॉस्ट होती है. फिक्स कॉस्ट हमारी वो कॉस्ट जो कि हमारी कांस्टेंट रहती है, जो हमारी चेंज नहीं होती, और वेरिएबल कॉस्ट हमारी वो कॉस्ट होती है जो विद द फ्लक्चुएशंस, विद टाइम, विद प्राइस चेंजिंग, वो हमारी चेंज होती रहती है. So conventional accounting system do not usually assist in the identification of a company wide impact, frequently absorbing logistic related cost on the another element. Thus, in order to understand the total cost, अब हमारी total cost में क्या क्या चीजें आती हैं? ये सारी चीजें आती हैं. हमारी ऑर्डर प्लेसमेंट, ऑर्डर प्लेस करने में हमारी कितनी कॉस्ट आई है, हमने ऑर्डर एंट्री में कितना खर्चा किया है, चेकिंग जो हमने चेक करना है कि हमारे पास ये सामान आ गया है. देखो हमने वेयर हाउस मैनेजमेंट में किया था. जब वेयर हाउस में हम कोई सामान अपनी शेल्फ पे लगाते हैं, जो वेयर हाउस का मैनेजर होता है, ही नीड टू चेक एवरीथिंग कि हर चीज अपनी प्लेस पे है या नहीं है.
देन देयर इज अ डॉक्यूमेंटेशन, रिकॉर्ड्स रखे जाते हैं, फाइल्स मेंटेन की जाती हैं. देन ऑर्डर पिकिंग, ऑर्डर को वहां से पिक करना और ऑर्डर की डिलीवरी करना, दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ अ कॉस्ट. एंड देन इज इनवॉइस एंड कलेक्शन, कि हम उसकी बिलिंग कर रहे हैं, लास्ट हम उसकी पेमेंट कर रहे हैं. ये हर चीजें जो है ये हमारी कॉस्ट का पार्ट है, और इन सबको एनालाइज करना जरूरी है बिफोर अंडरस्टैंडिंग कि हमारी जो कॉस्ट है लॉजिस्टिक की वो कितनी होगी. सो दिस इज अ डायग्राम. ये जितने भी आपके 7 पॉइंट्स है दैट इज कन्वर्टेड इनटू डायग्राम. बॉक्सेस में उन्होंने बना दिए हैं. द फर्स्ट वन इज ऑर्डर प्लेसमेंट एंड कम्युनिकेशन, देन इज ऑर्डर एंट्री, आफ्टर देन ऑर्डर चेक, सॉरी क्रेडिट चेक, देन हम उसकी डॉक्यूमेंटेशन करेंगे. डॉक्यूमेंटेशन करने के बाद ऑर्डर को पिक किया जाएगा, देन इट इज डिलीवर्ड टू अ स्पेसिफिक लोकेशन, इनवॉइस बना के उसकी कलेक्शन करेंगे. सो दीज आर द स्टेजेस इन ऑर्डर टू कलेक्शन साइकिल. बच्चे यहां तक क्लियर है? ये डायग्राम क्लियर है? हाँ जी क्लास. हाँ जी क्लास, ये कंसेप्ट क्लियर हुआ? मिताली, एकता? यस मैम. चलो आज के लिए हम इतना ही करते हैं. आप लोग इससे बैठ के रिवाइज करो. मैं अभी स्क्रीन को ऊपर करती हूँ क्योंकि आज ज्यादा हो रहा है थोड़ा सा. ये टेक्निकल सी चीज है कॉस्ट का. एक बार आप इसको गो थ्रू हो. ओके मैम. उसके बाद फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक इसका कवर करेंगे. हमारे थोड़े से टॉपिक रह गए, आपका 1-2 टॉपिक ही है. मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट लेक्चर में शायद आपका सिलेबस खत्म हो जाए. और मुझे ओके मैम. सबने एक सेकेंड